दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 13वां अध्याय परिवहन एवं संचार पढ़ रहे हैं। परिवहन के जो साधन होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया। स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन हमने कल पढ़ लिया पिछली क्लास में। अब आज जल परिवहन। सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन। इन्हें परिवहन के साधन को 3 भागों में बांटा गया था, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इन तीनों में सबसे सस्ता परिवहन है वो जल परिवहन है, क्योंकि इसके जो जल परिवहन के निर्माण में कोई मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। भारत के लोग अनंत काल से समुद्री यात्राएं करते आ रहे थे। प्राचीन समय में ही भारतीय लोग जो समुद्री यात्राएं करते थे और नाविकों के द्वारा भारतीय संस्कृति और व्यापार को हर जगह फैलाया गया था। यानी हम कह सकते हैं प्राचीन काल में ही या प्राचीन समय में ही भारतीय लोग समुद्री से यात्राएं करते थे और समुद्री यात्राएं करके भारतीय सभ्यता, संस्कृति और व्यापार करते थे। यानी प्राचीन समय में ही जल परिवहन के द्वारा यानी आयात निर्यात करते थे। जल परिवहन के द्वारा भारी एवं स्थूलकाय वस्तुओं का ढोना अनुकूल है। यानी जल परिवहन के द्वारा कितने भारी वस्तु है और कितना ही भारी माल है तो उस माल को ढोना यानी आयात निर्यात आसानी से किया जाता है। और हमारे देश में आंतरिक जल परिवहन है और समुद्री जल परिवहन है। दोनों ही प्रकार के जल परिवहन है। यानी जल परिवहन के 2 प्रकार बताए गए हैं। जल परिवहन के 2 प्रकार हैं, एक तो है आंतरिक जल परिवहन है और दूसरा है समुद्री जल परिवहन है। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों के माध्यम से व्यापार यात्राएं करना। और हमारे देश में आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन दोनों ही जल परिवहन के द्वारा जल परिवहन विद्यमान है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से ही नदियों के माध्यम से व्यापार और यात्राएं करते थे। यानी प्राचीन समय से ही हमारे देश में जल परिवहन के 2 प्रकार के आंतरिक जल परिवहन है और ये आंतरिक जल परिवहन हमारे देश में प्राचीन समय से ही नदियों के माध्यम से व्यापार का आयात निर्यात करते थे। और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जल परिवहन का मार्ग महत्वपूर्ण साधन है। भारत के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है यानी गंगा नदी का जो बाग क्षेत्र है, यानी इनके माध्यम से गंगा, यमुना, इनकी नदियों के द्वारा देश की यानी किनके द्वारा आंतरिक जल परिवहन के द्वारा मार्ग से आयात निर्यात करते थे तो देश गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, महानदी है आदि नदियों के द्वारा आंतरिक जल मार्ग किया जाता था या इन नदियों से आंतरिक जल मार्ग से आयात निर्यात किया जाता है। अब भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। तो नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है या नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है जो हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य है। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग है जो 1620 किलोमीटर लंबा जल मार्ग है। यानी ये है हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य जो राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 1 है। इनके बाद में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो सर्दिया व धुबरी के मध्य है। सर्दिया व धुबरी के मध्य नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 गुजरता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्र जलमार्ग के नाम से होते हैं और राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 891 किलोमीटर लंबा है।
अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 है, जो केरल के पश्चिमी तटीय नेर कोटापुरम से कोल्लम तक है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 है वो केरल में है। केरल में जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है कोटापुरम से कोल्लम तक है और ये 205 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। अगला है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 या राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है, ये काकीनाडा से बरकन तक है और ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है जो 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है या नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, ये मातेई नदी महानदी के डेल्टा क्षेत्र है, बरमाणी नदी और बरमाणी नदी के पूर्वी तटीय नेर के साथ बरमाणी नदी का विशेष विस्तार है। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 है वो 588 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। तो ये तो था राष्ट्रीय जलमार्ग जो घोषित किए गए हैं। अब इनके बाद में है बंदरगाह। यानी बंदरगाह जो समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ पर माल उतारने या चढ़ाने का आयात निर्यात काम किया जाता है। बंदरगाहों पर समुद्री जहाज़ों के रुकने और ईंधन लेने तथा सामानों को उतारने और चढ़ाने का कार्य किया जाता है। और भारत की जो तटीय रेखा है, भारत की तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी भारत की तटीय रेखा है। उन भारत की तटीय रेखा पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 187 मध्यम और छोटे बंदरगाह है। इन बंदरगाहों से देश के 95% विदेशी व्यापार का संचालित करते हैं। अब इन बंदरगाहों में आता है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात के पास है, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। गुजरात में यानी समुद्री तटीय यहाँ पर स्थित कांडला बंदरगाह और ये कांडला बंदरगाह है वो एक जवाहरीय बंदरगाह है। और लोहे अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमगोवा बंदरगाह महत्वपूर्ण है। मारमगोवा बंदरगाह गोवा में है और ये मारमगोवा बंदरगाह है जहाँ इस मारमगोवा बंदरगाह से लोहे अयस्क के निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी देश का 50% लोहे अयस्क का निर्यात मारमगोवा बंदरगाह से किया जाता है। और बंदरगाह है कर्नाटक में एक बंदरगाह है न्यू मंगलोर बंदरगाह है और ये कर्नाटक का न्यू मंगलोर बंदरगाह है। ये कदरमुख खानों के से निकलने वाले लोहे अयस्क का निर्यात करता है। कदरमुख खानों से निकले लोहे अयस्क का निर्यात वो कर्नाटक के न्यू मंगलोर बंदरगाह से होता है। कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह है ये एक लेंगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है। यानी कोची बंदरगाह है जो एक लेंगुन के मुहाने पर स्थित है और लेंगुन के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय है वो है कोची बंदरगाह। आगे है पूर्वी तट पर बंदरगाह है एक तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है और ये भी एक प्राकृतिक पोताश्रय है। इनके बाद में पूर्वी तट पर है एक चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह है विश्व जो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। सवाल सीधा आता है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह विशाखापट्टनम है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो देश का प्राकृतिक बंदरगाह जो सर्वश्रेष्ठ है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह जहाँ पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा उपलब्ध होती है। यानी विशाखापट्टनम बंदरगाह से पोत निर्माण और मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है।
पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है और इस पारादीप बंदरगाह से लोहे एस का निर्यात अधिक करते हैं। यानी पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में और इस पारादीप बंदरगाह से लोहे एस का निर्यात किया जाता है। हल्दिया बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल में हल्दिया में बंदरगाह में पूर्णतः सुसज्जित कोयले और तेल कंटेनर की सुविधा उपलब्ध है। यानी कोयला और तेल कंटेनर की सुव्यवस्थित या सुसज्जित सुविधा उपलब्ध है। कौन से बंदरगाह से की जाती है? हल्दिया बंदरगाह से। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है और राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह है जो कांडला बंदरगाह है। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। अब यानी मानचित्र में इस तरह आते हैं, मानचित्र में कोई सा एक बंदरगाह का नाम आता है, उन बंदरगाहों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने का एक बंदरगाह निश्चित ही लगभग सवाल आता है मानचित्र में। तो ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह कहलाते हैं पूर्वी तटीय वाले बंदरगाह। पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण इनका नाम बोलते हैं पूर्वी तटीय बंदरगाह। और इधर वाले बंदरगाह है ये है पश्चिमी तटीय बंदरगाह। तो एक तो सीधा सवाल है भारत के पूर्वी तटीय पर स्थित बंदरगाहों के नाम बताइए। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह का नाम है हल्दिया है, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है और तूतीकोरिन है। और भारत के पश्चिमी तटीय पर स्थित बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है, मारमगोवा बंदरगाह है, न्यू मंगलोर बंदरगाह है और कोची बंदरगाह है। यहाँ स्थित है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। यहाँ पर है मुंबई बंदरगाह, मुंबई इनके बाद में मुंबई बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है ये है। यहाँ है मारमगोवा बंदरगाह। मारमगोवा बंदरगाह जो है गोवा में। यानी ये पश्चिमी तटीय समुद्री बंदरगाह है। और आगे है यहाँ पर है न्यू मंगलोर बंदरगाह। न्यू मंगलोर बंदरगाह है जो कर्नाटक में है, यानी पूरी तट पर स्थित है। यहाँ कोची बंदरगाह है। कोची बंदरगाह ये भी पश्चिम तट पर स्थित है जो कोची केरल में। यानी इस तट पर स्थित बंदरगाह है जो पश्चिमी तटीय समुद्री तटीय बंदरगाह है और इधर है जो पूर्वी तटीय समुद्री बंदरगाह है। और यहाँ है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित पूर्वी तटीय समुद्री बंदरगाह है। यहाँ पारादीप बंदरगाह है। पारादीप उड़ीसा में है। यानी इनके बाद में यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। यहाँ चेन्नई बंदरगाह और यहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह जो ये तमिलनाडु में है। यानी ये पूर्वी तटीय समुद्र तटीय बंदरगाह है और इधर वाले पश्चिमी समुद्र तटीय बंदरगाह है। और इनसे संबंधित मानचित्र में दर्शाने का सवाल आता है। अब आगे है वायु परिवहन है। वायु परिवहन है वो सबसे तीव्रतम परिवहन है, यानी कम समय में ही वायु परिवहन के द्वारा दूरी तय की जाती है। तीव्रतम है और आरामदायक है और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। यानी वायु परिवहन है जो एक तो सबसे तीव्रतम है, आरामदायक है और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। और इस वायु परिवहन के द्वारा अति दुर्गम स्थानों में जैसे चाहे ऊंचे पर्वत है, चाहे मरुस्थल है, चाहे घने जंगल है, चाहे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जाता है। यानी वायु परिवहन के द्वारा हमें चाहे ऊंचे पर्वत है, चाहे मरुस्थल है, चाहे घने जंगल है, किसी प्रकार के हैं, चाहे समुद्र हैं, इनके ऊपर से इन रास्ते को वायु परिवहन के द्वारा सुगमता से यात्रा की जाती है। वायु में हवा में।
और इन वायु परिवहन के द्वारा देश के जितने दुर्गम भागों को जोड़ने का काम है में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी वायु परिवहन ने देश के जितने दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के दुर्गम भाग यानी ऐसे इलाके जहाँ तक यानी पहाड़ी पर्वतीय इलाके हैं जहाँ पर परिवहन के अन्य कोई साधन नहीं चले जाते हैं, तो उनको अन्य वो उनके लिए यात्राएं करने के लिए आसान तरीके है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायु परिवहन चलाया गया था। और भारत में जब सर्वप्रथम 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत की थी इलाहाबाद से नैनी के बीच में, तो वहाँ से डाक सेवा का परिवहन किया गया था। तो विश्व में सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन भारत में हुआ था और विश्व में सर्वप्रथम डाक परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य की गई थी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। यानी भारत में सर्वप्रथम में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। वायु परिवहन में इंडियन एयरलाइंस एयर है और कई ऐसे निजी जो एयरलाइंस है इन एयरलाइंसों के माध्यम से घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध की जाती है और एयर इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है। ना एयर इंडिया के माध्यम से हमें देश विदेशों में या किसी भी देश अमेरिका रूस इन देशों में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं यात्रा। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आपातिक सक्रियों में तथा अलग अलग आगम्य एवं दुर्गम भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान पतन प्राधिकरण यानी भारत के 4 बड़े महानगर है और उन 4 बड़े महानगरों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण के देश के बड़े 4 हवाई अड्डे बनाए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के देश में 4 बड़े हवाई अड्डे, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है और एक कोलकाता में है और एक चेन्नई में। इन 4 महानगरों में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण है और इन 4 में मुंबई में है सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई में है। सांता क्रूज हवाई अड्डे का दूसरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा या विमानपत्तन मुंबई में है। और कोलकाता में है दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में है। दमदम हवाई अड्डा का दूसरा नाम सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। दिल्ली में है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। और चेन्नई में मीनामकम हवाई अड्डा है जो चेन्नई में है। तो ये तो 4 थे अंतर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण के हवाई अड्डे जो देश में 4 बड़े महानगरों में मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के हवाई अड्डे थे 4 है। अब है प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन है। ये जो प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन है ये छोटे और बड़े सभी प्रकार के वायुयान को उतारने और उड़ान भरने की सुविधा प्रदान करते हैं। और इन प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन है जिनके हवाई अड्डे अहमदाबाद में है, अगरतला में है, अमृतसर में है, पटना में है, नागपुर में है, जयपुर में है। जयपुर में उनका सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है। तो ये थे वायु परिवहन। अब आगे है संचार सेवाएं। संचार सेवा में ये ना दूरदर्शन है, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस व सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल, उपग्रह आदि
जो ये है संचार के प्रमुख साधन है। कई बार सवाल पूछे है संचार के प्रमुख साधनों के नाम बताइए, तो संचार के साधनों के नाम है दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, प्रेस, सिनेमा, डाक संचार, इंटरनेट, मोबाइल उपग्रह आदि ये संचार के साधन है। विश्व का सबसे वृहत्तम जो संचार का तंत्र माना गया है संचार सेवा में, वो भारत का डाक संचार है। भारत का डाक संचार तंत्र है वो विश्व का वृहत्तम है, यानी सबसे बड़ा भूजाल बिछाया गया है डाक संचार के। ये पार्सल है और निजी पत्र व्यवहार है, चाहे स्पीड पोस्ट है आदि को संचालित करता है। और इसमें कार्ड व लिफाफा, बंद चिट्ठी या पहली श्रेणी के डाक समझी जाती है, यानी डाक आते हैं तो उसमें कार्ड या लिफाफा या बंद चिट्ठी में आते हैं तो इन पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। और इन डाकों को एक स्थान से या विभिन्न स्थानों तक बस, रेल, वायुयान, जल परिवहन आदि के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अब इनमें संचार के जो है सेवाओं में, अब इन संचार के सेवाओं में बढ़ते हैं। इंटरनेट है। इंटरनेट की शुरुआत है जो 1969 में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई थी। और इंटरनेट है जो नेटवर्किंग का उपयोग कर सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। और 1972 में ईमेल की शुरुआत की थी। ईमेल आईडी है, ईमेल की शुरुआत 1972 में की गई थी। इस ईमेल की शुरुआत से संचार जगत में एक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ईमेल के द्वारा ही एक संदेश को हजारों व्यक्तियों को एक साथ क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। यानी एक जो संदेश है वो एक हजारों लोगों को या कई लोगों के पास एक साथ संदेश भेजा जा सकता है। इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो कॉलिंग की जाती है जो भारत के यानी कहीं पर भी की जाती है, जिसे व्यक्ति के एक तो सर्वे तथा दृश्य के माध्यम से वार्तालाप की जाती है। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉलिंग करते हैं तो उसे व्यक्ति के सर्वे ने सुनाई देने वाली और दृश्य ने उनका चित्र दिखने के इस प्रकार देखते हुए वार्तालाप कर सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। और इंटरनेट से कई चित्र व चलचित्र भेजे जा सकते हैं। और इंटरनेट सेवाओं के ये 2G, 3G, 4G ये नेटवर्किंग के माध्यम से सूचनाएं भेजे जाते हैं या प्रदान की जाती है। अब इनके बाद में है टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया गया था। और टेलीफोन की सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए व्यक्तियों आपस में बात कर सकते हैं और विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान टेलीफोन के माध्यम से कर सकते हैं। टेलीफोन सेवाओं में STD, ISD सेवाओं के आने से देश विदेश में ही इन टेलीफोन के माध्यम से बातें की जाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इन STD और ISD से में एक अंकित कोड निर्धारित किया गया था। अंकित कोड निर्धारित करने के बाद में अंकित कोड निर्धारित किया था। इन अंकित कोड के माध्यम से जिन्हें टेलीफोन नंबर के आगे नंबर लगाया जाता था, यानी हम बोलते हैं। और इन नंबरों के आगे क्या किया जाता है, टेलीफोन नंबरों के आगे STD कोड लगाया जाता है। और STD यानी आगे STD कोड डायल करके इनके बाद में टेलीफोन नंबर लगा दिए जाते हैं। तो इनसे सीधे यानी कि क्या की जाती है, देश विदेश में बातें की जा सकती है। इनके बाद में जो संचार सेवाओं में आगे आते हैं मोबाइल, यानी टेलीफोन संचार के सेवाओं के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन के सेवाओं के आविष्कार से एक महत्वपूर्ण क्रांति आई थी। और इन मोबाइल सेवाओं के से किसी भी व्यक्ति है जो मोबाइल का उपयोग करता है उसे सीधे ही क्या कर सकते हैं, बातें की जा सकती है। और इन मोबाइल जो सेवाओं में है वो भी इंटरनेट सेवाएं
3G 4G इन आदि के द्वारा वीडियो कॉलिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यानी संचार जो सेवाएं हैं वो उन संचार सेवाओं के जो साधन है वो एक तो डाक तार के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इनके द्वारा संचार सेवाओं में सर्वाधिक उपयोग करते हैं, जिनके द्वारा सूचनाएं शीघ्रता से आदान प्रदान की जाती है। धन्यवाद।